अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस पर। हमने इंटेलिजेंस पर लास्ट वीक भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंटेलिजेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आईक्यू फार्मूला पर बात की थी। अगर आप बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बुक में एक चैप्टर होगा इंटेलिजेंस के नाम से, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, आईक्यू फार्मूला के बारे में बात आ जाती है और डिफरेंट थेरीज़ आ जाती हैं इंटेलिजेंस की। इसके अलावा ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पर्पस में, क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं या इसकी थ्योरी पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस के चैप्टर को इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी थ्योरीज़ की समझ आ जाए। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट का और आईक्यू फार्मूले का। इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज़ की, थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी अक्सर एग्ज़ाम में आ चुकी है और इंटेलिजेंस के चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें गार्डनर्स ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर बात की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ट्राई यानी 3। इस थ्योरी में 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर बात की है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बीने की यूनिफैक्टर थ्योरी पर बात करेंगे और स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। आखिर में हम थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इंटेलिजेंस के चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और आईक्यू फार्मूला का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी इसमें बात की थी कि इंटेलिजेंस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है इंटेलिजेंस की। जैसे कि कोई ये कहता है कि जो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है वो इंटेलिजेंट है, या कोई ये कहेगा कि जो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वो इंटेलिजेंट है, या कोई ये कहता है जो रैशनल थिंकिंग करता है वो इंटेलिजेंट है। लेकिन एक्चुअली इंटेलिजेंस है क्या, इस पे काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं और अब इसके बैकग्राउंड में अगर जाकर देखें तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे लोअर लेवल करिकुलम में और हायर लेवल करिकुलम में, और उसके लिए बच्चों को एक टेस्ट दिया जाएगा और उससे डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चों को हायर लेवल करिकुलम में डालेंगे और कौन से बच्चों को लोअर लेवल करिकुलम में डालेंगे। अब ये टेस्ट एक साइकोलॉजिस्ट को दिया गया था जो कि 1905 में एक इंटेलिजेंस टेस्ट डिज़ाइन किया और उसको फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया, और इसका जिसने ये डिज़ाइन किया था उसका नाम था एल्फ्रेड बीने। अब ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आ जाता है कि फ़र्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब और किसने डिज़ाइन किया था, तो इसका जवाब आपको इसी में मिल जाता है कि फ़र्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में एल्फ्रेड बीने ने डिज़ाइन किया था। और ये टेस्ट 3 से 13 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए था। इसके बाद काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी, जैसे कि आपने अपने बुक्स में देखा होगा कि बीने साइमन के नाम से होता है, एक टॉपिक दिया होता है बीने साइमन के नाम से। उसमें भी यही था कि साइमन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने बीने के अंडर काम करते हुए 1908 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस की थी और वो थी मेंटल एज। उसने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था साइमन ने। और ये कॉन्सेप्ट क्या था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी जो असल उम्र है वो 20 साल है, लेकिन उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो 25 साल या 22 साल की उम्र की है, तो हम कहेंगे कि उसकी मेंटल एज 25 या 22 साल है। या अगर कोई है जिसकी उम्र 20 साल है लेकिन जो उसकी सोचने की सलाहियत है वो 15 साल की उम्र के बच्चे की है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी असल एज जो है वो है 20 साल, लेकिन जो इसकी मेंटल एज है वो है 15 साल। अब जो असल एज है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्रोनोलॉजिकल एज, और जो मेंटल एज है वो एज है जो कि पर्टिकुलर एज है जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है उस एज में, उसको हम कहते हैं मेंटल एज। अब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए 1912 में एक फार्मूला तैयार किया गया था जिसका नाम था इंटेलिजेंस कोशेंट, और ये फार्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने। और ये फार्मूला क्या था, इंटेलिजेंस कोशेंट इज़ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। और इस फार्मूला को मज़ीद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है, इसको हम कह सकते हैं कि रिवाइज़ किया टर्मन ने
और ये जो फार्मूला है जो आजकल यूज़ होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, वो बन गया है इंटेलिजेंस कोशेंट इज़ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय टेक्नोलॉजिकल एज इनटू 100। अब ये वो टर्मन ने फार्मूला दिया था जो कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है इंटेलिजेंस की, बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का और आईक्यू फार्मूले का। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि नेचर नर्चर आ जाता है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आ जाता है। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी थीरीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग गार्डनर्स की थीरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस पर सबसे पहली थ्योरी जो थी वो यूनिफैक्टर थ्योरी थी, जो कि एल्फ्रेड बीने ने दी थी। बीने ने जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट में बनाया था वो जुड़ी थी यूनिफैक्टर थ्योरी से, यानी इंटेलिजेंस सिंगल एबिलिटी है और आप इसको इंटेलिजेंस टेस्ट से मेजर कर सकते हैं। यूनिफैक्टर की थ्योरी में ये प्रॉब्लम था कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एबिलिटी नहीं होती। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत वास्ट है और वो ये बताती है कि कुछ लोग एक तरह से अच्छे होते हैं, कुछ लोग अगली तरह से अच्छे होते हैं वगैरह। अब यहाँ से मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस पर सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी गार्डनर्स ने, और ये थ्योरी एजुकेशनल साइकोलॉजी की फेमस थ्योरी है और अक्सर एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चंस आते हैं। गार्डनर्स की थ्योरी रिसर्च बेस्ड नहीं है बल्कि ये अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है। अब इसमें गार्डनर्स ने डिफरेंट अजम्पशंस दी थी। अब वो 3 किस्म की अजम्पशंस थी। सबसे पहले अजम्पशन जो था गार्डनर्स की थ्योरी का वो ये था कि हमारे ब्रेन के 8 पार्ट्स होते हैं। सेकंड अजम्पशन ये था कि हर हिस्सा जो ब्रेन के एक पार्ट्स हैं वो हर हिस्सा एक इंटेलिजेंस से जुड़ा है, यानी एक पार्ट एक इंटेलिजेंस से जुड़ा है। और थर्ड अजम्पशन ये थी कि ये सब पार्ट्स आपस में रिलेटेड नहीं हैं, एक दूसरे को ये अफेक्ट नहीं करते। अब ये 3 किस्म की अजम्पशंस दी थी कि हमारे ब्रेन के 8 पार्ट्स हैं, हर पार्ट अलग किस्म के इंटेलिजेंस से जुड़ा है और ये सब पार्ट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। इसकी थ्योरी को हम लोग क्यों मानते हैं, या इसकी थ्योरी को हम लोग क्यों इस पर क्यों हम लोग क्यों कहें कि ये एक फेमस थ्योरी है, या इसको हम लोग क्यों मानेंगे। इसकी थ्योरी के सपोर्ट में हमें कुछ आर्गूमेंट्स मिलते हैं और वो आर्गूमेंट जो है वो इसकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इसकी थ्योरी को फॉलो करते हैं। जो सपोर्टिव आर्गूमेंट्स हैं वो क्या है। सबसे पहले उसमें आ जाता है एक्सीडेंटल केस, यानी कि ब्रेन के 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो एक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर एक हिस्सा लैंग्वेज के साथ जुड़ा है, एक कैलकुलेशंस या मैथ्स का हिस्सा है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके सर पर चोट आई, सर के कुछ हिस्से पे चोट आई जिसकी वजह से उसका ब्रेन का लैंग्वेज वाला हिस्सा डैमेज हो गया। और फिर ये देखा गया कि उसका लैंग्वेज वाला हिस्सा तो डैमेज हो गया और लेकिन इस एरिया का जो डैमेज है उसने बाकी पार्ट्स को अफेक्ट नहीं किया, यानी कि उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी वीक नहीं हुई, या कोई और पार्ट अगर बॉडीली मूवमेंट से रिलेटेड है, बॉडीली मूवमेंट से जुड़ा है, तो उस पर भी कोई असर नहीं आया। तो रिसर्च से देखा गया कि दिमाग के एक हिस्से पे चोट आई तो उसका असर बाकी के हिस्सों पे नहीं पड़ता, और सिर्फ उसी हिस्से को जो है वो फ़र्क पड़ता है, बाकी हिस्से वो अफेक्ट नहीं होते। तो इससे गार्डनर की थ्योरी को ये सपोर्ट मिलता है, उसके अजम्पशन को ये सपोर्ट मिलता है कि जो ब्रेन के हिस्से हैं, 8 पार्ट्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरा सपोर्टिव आर्गूमेंट ये है जिसके दो नेम से फेमस है। पहला है सेवंथ सिंड्रोम या स्टूपिड सेवंथ। सेवंथ का मतलब है एक हाईली स्किल्ड पर्सन, यानी एक पर्सन जो किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा है, हाईली स्किल्ड है। या स्टूपिड सेवंथ यानी किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा है, बाकियों में नहीं है। अब सवाल ये है कि कैसे गार्डनर की अजम्पशन को ये वाले जो आर्गुमेंट है ये सपोर्ट करता है। अब देखा जाता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन वो किसी एक फील्ड में काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कि या तो म्यूज़िक में बहुत अच्छे होंगे या आर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे। ये भी गार्डनर्स की थ्योरी को सपोर्ट करता है कि ये ब्रेन के 8 पार्ट्स हैं और ये आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी 8 में से अगर 7 पार्ट्स डेवलप नहीं हुए लेकिन एक पार्ट डेवलप हो गया है तो आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हो और आप उसमें हाईली स्किल्ड हो सकते हो, और इस तरह के लोग दुनिया में देखे गए हैं। इन सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हम गार्डनर्स की थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब समराइज़ करके देख लेते हैं कि गार्डनर्स की थ्योरी जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं,
8 पार्ट्स हैं जो कि आपस में रिलेटेड नहीं है और हर पार्ट जो है वो एक किस्म की इंटेलिजेंस से जुड़ा है और अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। और गार्डनर्स ने इसकी अजम्पशंस दी हैं कि ब्रेन के 8 पार्ट्स हैं, हर पार्ट अलग किस्म के इंटेलिजेंस से जुड़ा है और ये 8 पार्ट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। और इसके सपोर्ट में उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से हम गार्डनर्स की थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब ये 8 किस्म के इंटेलिजेंस क्या है, एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक एबिलिटी अच्छी है या ये वाली एबिलिटी अच्छी है तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी होगी। तो हम आगे चलकर देखते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं, 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस कौन कौन सी हैं जो कि गार्डनर्स ने अपनी थ्योरी में दी थी। अब देख लेते हैं कि 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस कौन कौन सी हैं जो कि गार्डनर्स ने अपनी थ्योरी में दी थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक पर कि किस तरह से कुछ लोगों का ब्रेन इस तरह डेवलप हुआ है कि उनकी लैंग्वेज की एबिलिटी अच्छी है। गार्डनर के अकॉर्डिंग पैदाइश से पहले आपका ब्रेन का जो पार्ट अच्छे से डेवलप हुआ है आप उसमें अच्छा कर पाओगे और बाकी में अच्छा नहीं कर पाओगे। आपके ब्रेन का एक पार्ट वर्बल लिंग्विस्टिक से जुड़ा है और आप यानी आप बोलने और लिखने वाली फील्ड्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक जो एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, सॉन्ग राइटर या नॉवलिस्ट अच्छे बन सकते हैं। इसमें बोलने वाली फील्ड्स भी आ जाती हैं, आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर ये एरिया अच्छे से डेवलप हुआ है। सेकंड आ जाती है लॉजिकल मैथमेटिकल। एक हिस्सा जो ब्रेन का है गार्डनर ये कहता है कि वो मैथ्स और लॉजिक से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल आप अगर आपका ब्रेन का ये वाला एरिया अच्छे से डेवलप हुआ है तो आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे मैथमेटिशियंस या इंजीनियर्स बन सकते हैं, यानी मैथ से जुड़ी लॉजिक से जुड़ी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। थर्ड जो इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताई वो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा गाना गा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छा गाना कंपोज कर सकते हैं। फोर्थ है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी इसमें आ जाता है दिमाग में 3D इमेज बनाना। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपने एक खाली प्लॉट देखा होगा तो आपके जहन में उसको देखकर ये आता है कि कितना छोटा सा है और इस पर आप क्या क्या बनाएंगे कि इस पर, लेकिन जब वो घर बन जाता है तो फिर हम जब उसको देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो अच्छा खासा बड़ा घर है। अब ये है 3D इमेज बनाना जहन में, यानी जो आर्किटेक्ट होते हैं उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। वो एक खाली प्लॉट को देखकर भी एक दिमाग में एक अच्छा से एक इमेज बना लेते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाना है। या आप इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक रूम में आप जाते हैं और आप कहते हैं कि इसकी मुझे सेटिंग करनी है। अब आपने सेटिंग कर नहीं ली पहले, लेकिन आप दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि यहाँ पर चेयर्स आ जाएंगी, यहाँ पर बेड आ जाएगा। किस तरीके से आप उस रूम को अरेंज करते हैं, अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, उसको कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। फिफ्थ आ जाती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की जो इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्जांपल हर कोई अच्छा डांस नहीं कर पाता या हर कोई जो है वो अच्छे से कोई, आपने देखा हो कि हर एक इंसान अच्छे से डांस नहीं कर पाता या कोई लोग जो हैं वो जिमनास्टिक या बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, योगा मास्टर बहुत अच्छे होते हैं, जबकि हर कोई ऐसा नहीं होता। इस सब में बॉडीली मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं कि फील्ड में आप अच्छा कर पाते हो। या जैसे आपने देखा होगा गाड़ी चलाना या प्लेन उड़ाना, इस सब में भी काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स जो है वो आ जाती हैं कि किसी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है, आप अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। सिक्स आ जाती है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये है कि आप दूसरे पर्सन को अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जांपल जो सेल्स पर्सन होते हैं वो जिनकी इंटरपर्सनल एबिलिटी अच्छी होती है, यानी दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं, वो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, अच्छे काउंसलर्स होते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अच्छे टीचर बनने के लिए भी ये इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि बॉडी लैंग्वेज से आप बच्चे को समझ सको कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद है इसी में आ जाती, सिक्स्थ में आ जाती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल में तो ये था कि आप अगले को कैसे समझ पाते हो। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में होता है कि ख़ुद को किस तरीके से आप अच्छे से समझ पाते हो, यानी अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस वगैरह का पता होना। स्टार्ट में गार्डनर ने सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ही दी थी, बाद में उसने इसमें 8 टाइप भी ऐड कर ली थी जो थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, कि आप इन्वायरमेंट को समझ पाओ, एटमॉस्फेयर को समझ पाओ, प्लांट्स को समझ पाओ। जैसे कि फार्मर्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, उनको मौसम का और उसमें के फील्ड में क्या करना है क्या नहीं उस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होता है, एटमॉस्फेयर को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आएगी अब अगर हम बात करें कि गार्डनर्स की थ्योरी को एजुकेशनल फील्ड में किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि गार्डनर्स ने कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस पर बात की, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। इसमें पहले 7 टाइप्स पर बात की थी और बाद में इसमें 8 ऐड की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस पर बात की, तो उसका जवाब यही होगा कि गार्डनर्स ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर बात की। अब देखते हैं गार्डनर की थ्योरी को एजुकेशनल फील्ड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी। सबसे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, कि हर बच्चा जो है उसको पहचानना कि वो किस तरह से अच्छा है, क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है वो एक तरह से नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सेकंड आ जाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मल्टीपल जो टीचिंग मेथड्स हैं उनसे पढ़ाना, या कभी इंडिविजुअल पढ़ाना, ग्रुप में पढ़ाना, एक्टिविटीज़ के हिसाब से ग्रुप्स को चेंज करना, कॉन्स्टेंटली टीचिंग मेथड को चेंज करना, ये आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा थर्ड आ जाता है मल्टीपल मॉडल्स ऑफ असेसमेंट, यानी हर एक को एक तरह से असेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक की एबिलिटीज़ अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। गार्डनर्स की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इस पे जो क्रिटिसिज्म किए गए वो ये थे कि सबसे पहला क्रिटिसिज्म इस पर ये किया गया कि गार्डनर की थ्योरी रिसर्च बेस्ड नहीं है, लेस एम्पिरिकल है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये किया गया कि गार्डनर की थ्योरी के लिए कोई भी लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि गार्डनर्स की थ्योरी को वेरीफाई किया जा सके, क्योंकि ये थ्योरी अजम्पशन बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड नहीं है। इसके अलावा गार्डनर्स ने ये कहा था कि जो ब्रेन के 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट एक इंटेलिजेंस से जुड़ा है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। लेकिन रिसर्च कहती है कि ऐसा नहीं है, ये आपस में रिलेटेड हैं और ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस की अगली थ्योरी है जो कि गार्डनर की थ्योरी के मुकाबले में लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस पर भी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसको समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। स्टर्नबर्ग्स ट्राइकिक थ्योरी, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ट्राई यानी 3। इसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस 3 टाइप्स की है और वो लोगों में होती है। किसी में ये एक होगी, किसी में 2 टाइप्स की इंटेलिजेंस होंगी, किसी में ये तीनों होंगी, और हर नाम के पीछे ही उसका मीनिंग जुड़ा है। हर इंटेलिजेंस 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस है, हर इंटेलिजेंस के 2 नाम हैं और हर नाम के पीछे ही उसका मीनिंग जुड़ा है। सबसे पहली है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसका दूसरा नाम है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंट से आया है ये वर्ड, इसका मतलब है ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ट्रेडिशनली इंटेलिजेंस को किस किस चीज़ को माना जाता है इंटेलिजेंस। जैसे कि बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, अच्छा स्कोर कर पा रहा है, या उससे रिलेटेड चीज़ों में अच्छा कर पा रहा है, वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी स्कूल में या नॉर्मली इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, कंपोनेंट बना के, यानी अलग अलग पार्ट्स में करके चीज़ों को समझना। जैसे कि एग्ज़ाम में आप हर एरिया से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। सेकंड आ जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इस जिसका दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी यानी कुछ नया बनाना, इसको लेके कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं अचानक से दिमाग में कोई आइडिया आ जाए या और वैसा कर ले तो उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी असल में एक्सपीरियंस से जुड़ी है, कि किसी चीज़ को बार बार करने से उसमें चेंजेस लाना क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी सिर्फ मैथ्स या साइंस से जुड़ी नहीं है, बल्कि अलग अलग डोमेन से जुड़ी है। जैसे कि ये आर्ट्स में भी हो सकती है, कुकिंग वगैरह में भी हो सकती है, यानी एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि जो है ये एक्सपीरियंस से जुड़ी है। थर्ड है प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, डेली लाइफ से जुड़ी है ये वाली इंटेलिजेंस, जिसको हम कॉमन सेंस भी कहते हैं। जो लाइफ सिचुएशन आई उसमें अच्छा कर पाना, जो कॉन्टेक्स्ट है उस सिचुएशन जो सिचुएशन आई है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से कर पाना। जैसे हम कहते हैं कि किसी की कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। अब एग्जांपल से इन तीनों टाइप्स को समझ लेते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में एक टीचर समझा रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चा सबसे अच्छा कर लेता है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेता है, तो उस बच्चे को हम कहते हैं कि ये है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब उसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स को का समझाया वह समझ लेते हैं, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। अब वो अपने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं,
अपने तरीके से सोच रहे होते हैं, वो उसको कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब इसी क्लास में अगर टीचर नहीं है और एक बच्चे को चोट लग गई है, तो उन सब बच्चों को छोड़ के उनमें सिर्फ़ एक बच्चा ऐसा है जो उठता है और एक रुमाल उठा के उसको पट्टी बना के उस बच्चे के जो चोट है उस पर बांध देता है। तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो तीनों टाइप्स की एग्ज़ाम्पल पर ही बात की है। जैसे सबसे पहले एनालिटिकल इंटेलिजेंस है कि जो ट्रेडिशनली डेफिनेशन, जिसको आम तौर पे ट्रेडिशनली किस चीज़ को इंटेलिजेंस कहा जाता है, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, सब बच्चे ही सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है, वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी। सेकेंड आ गई, सेकेंड आपकी आ जाती है कि आप जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है कि टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जबकि थर्ड है बच्चे की हाजिर दिमागी, के क्लास में किसी बच्चे को चोट लगी और वो बच्चा उठा और एक रुमाल से पट्टी बनाकर उस बच्चे की चोट पर लगा दी, तो इसको हम कह देते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यानी इस बच्चे ने कॉमन सेंस यूज़ करके उस बच्चे की हेल्प की। तो इस एग्जांपल्स में 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आ जाती हैं। अब ये जो 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हो। अब किसी में ये 1 टाइप की होती है, किसी में 2 टाइप्स की होती हैं, किसी में ये तीनों होती हैं। और ये थी स्टर्नबर्ग ट्राइकिक थ्योरी, जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है गार्डनर की थ्योरी से, लेकिन अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे थर्स्टन की थ्योरी, जो कि आपको गार्डनर्स की थ्योरी से मिलती जुलती लगेगी, और इस पर भी देखा गया कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन इसको समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये थ्योरी आप जब सुनेंगे तो आपको इसकी थ्योरी और इसके क्रिटिसिज्म जो है वो गार्डनर्स की थ्योरी से काफ़ी मिलते जुलते लगेंगे। थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी पर बात कर लेते हैं। इस थ्योरी पर भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इस थ्योरी को अक्सर एग्ज़ाम में थर्स्टन पीएमए भी लिखा जाता है, जिस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पीएमए से ही बनता है थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पर बात की है कि किसी इंडिविजुअल में ये हो सकती हैं। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है वर्बल एबिलिटी, यानी लैंग्वेज से जुड़ी है कि आप कितने अच्छे से कोई चीज़ समझ पाते हो, आप लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझ पाते हो। सेकंड है वर्ड फ्लुएंसी, मतलब ख़ुद कुछ बताना, अच्छे से ख़ुद बताना, या जिसको हाजिर जवाबी कहते हैं। ये एबिलिटी भी लैंग्वेज से ही जुड़ी है, लैंग्वेज प्रोड्यूस करने से जुड़ी है। थर्ड है स्पेशल एबिलिटी। ये वर्ड गार्डनर की थ्योरी में भी हमने पढ़ा है कि दिमाग में अच्छे से चीज़ों को समझना, जैसे कि दिमाग में 3D इमेज की बात की थी हमने, दिमाग में एक इमेज बना लेना, 3D इमेज बनाना, इसको कहते हैं स्पेशल एबिलिटी। फोर्थ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि नाम से ज़ाहिर है मैथमेटिक्स से जुड़ी है, यानी मैथमेटिकल एबिलिटी कैलकुलेशन से जुड़ी है। फिफ्थ इसी से मिलती जुलती है, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। जैसे कि मैथ्स में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि बेटे की उम्र इतनी है और फादर की उम्र इतनी है, या इतने फ्रूट्स हैं, इतने इसको दिए गए या इतने उसको दिए गए। इस तरह से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं, और वहाँ पे आप कॉमन लॉजिक लगाते हैं। इसको कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी। सिक्स्थ एबिलिटी जिस पर थर्स्टन ने बात की वो है मेमोरी, कि आप कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं। थर्स्टन के अलावा किसी भी और साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी को इंटेलिजेंस में इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ थर्स्टन ने ही मेमोरी को भी इंटेलिजेंस में इंक्लूड किया। सेवन्थ आ जाती है परसेप्चुअल स्पीड, कि आपके सामने जो मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है उसको आप कितने इजीली समझ पाते हो, वो होती है परसेप्चुअल स्पीड। या कोई ऐसा है जो कि टाइम ले रहा है समझने में, तो हम कहते हैं कि उसकी परसेप्चुअल स्पीड कम है। अब इस थ्योरी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया कि जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं इनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इसकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म अगर आप देखें तो आपको गार्डनर्स की थ्योरी से मिलते जुलते लगेंगे, क्योंकि थर्स्टन ने भी ये कहा कि जो 7 एबिलिटीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, यानी एक एबिलिटी दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल की, वो सारी आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं। जैसे कि हमने पहली और दूसरी पर बात की
की वर्बल एबिलिटी और वर्ड फ्लुएंसी, ये दोनों लैंग्वेज से जुड़ी हैं, ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी भी आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं। दूसरा जो क्रिटिसिज्म आया वो ये था कि थर्स्टन ने जनरल एबिलिटी को इग्नोर कर दिया, जनरल एबिलिटी पर उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। अब आगे देख लेते हैं ओल्डर थेरीज़ के। सबसे पहले जैसे यूनिफैक्टर थेरी आई थी अल्फ्रेड बिने की, और उसके बाद टू फैक्टर थेरी थी उस जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। मल्टी फैक्टर थेरी पर बात की गई। तो उन सारी थेरीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या बात की गई। इंटेलिजेंस की जो ओल्डर थेरीज़ थी उसमें सबसे पहली थेरी जो थी वो थी यूनिफैक्टर थेरी, जो कि अल्फ्रेड बीने ने दी थी। वो एक तरह की इंटेलिजेंस से जुड़ी थी कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एबिलिटी है और आप इसको इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंस है लॉजिक, और ये हम मेजर कर सकते हैं। यूनिफैक्टर थेरी में ये प्रॉब्लम था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट आई थी टू फैक्टर थ्योरी, ये दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इसने कहा था कि इंटेलिजेंस टू टाइप्स की होती हैं। अब इस थ्योरी पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ आ जाता है। एमसीक्यूज़ में आ जाता है ये क्वेश्चन, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि जी फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है। तो जो स्पीयरमैन ने टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर बात की, वो एक है जनरल इंटेलिजेंस जिसको कि जी फैक्टर भी कहते हैं, और एक है स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जिसको कि एस फैक्टर भी कहते हैं। अब जी फैक्टर या जनरल एबिलिटी स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जनरल एबिलिटी सब में होती है, यानी कॉमन इंटेलिजेंस है जो कि सब में होती है। और फिर उसके बाद उसने बात की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर कि हर इंडिविजुअल में जनरल एबिलिटी तो होती है, लेकिन फिर उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है कि कोई एक फील्ड में, कोई एक एरिया में अच्छा होता है, कोई अलग फील्ड में अच्छा होता है। जैसे कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, कोई अच्छा पेंटर होता है, कोई अच्छा बुक राइटर होता है, कोई अच्छी कुकिंग कर सकता है। तो जनरल एबिलिटी तो सब में है, लेकिन इसके बाद हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी है। अब लास्ट थ्योरी पर बात कर लेते हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें इसने डिफरेंट इंटेलिजेंस पर बात की थी। हमने पहले भी पढ़ा था कि थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके इंटेलिजेंस में हैं। उसने चार चीज़ें बताई जिससे पता लगता है कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। सबसे पहले उसने बात की लेवल पर, कि कोई कितने डिफ़िकल्टी लेवल तक कोई काम कर सकता है। कोई टेस्ट है तो वो उसको कितनी डिफ़िकल्टी लेवल तक सॉल्व कर सकता है। सेकंड फैक्टर जो उसने बात की वो है रेंज की, कि एक ही टाइम में आप कितना सोच पाते हो, कितने टास्क एक ही बारी में आप हैंडल कर सकते हो। थर्ड उसने बात की एरिया पे, कि जो टास्क दिए गए हैं इसमें कितने अलग तरीके से आप सोच सकते हो, कितने डिफरेंट टाइप से आप टास्क जो है उसमें आप कितनी डिफरेंट थिंकिंग एबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो। जबकि फोर्थ उसने बात की थी स्पीड पर, कि कोई भी चीज़ आप कितनी स्पीड से सोच पाते हो, कितने आप जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हो। तो ये इंटेलिजेंस की डिफरेंट थेरीज़ थी, और इस वीडियो में हमने हर एक थेरी को बहुत ही कोशिश की कि उसको समझने की, कि आपके लिए समझना उसको बहुत आसान हो जाए। जिसमें जो अक्सर क्वेश्चन आता है वो गार्डनर्स की थेरी को लेकर आता है। चार्ल्स स्पीयरमैन की थेरी से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। और इसके अलावा थर्स्टन और गार्डनर्स की थ्योरी में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें गार्डनर्स की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन की थ्योरी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी अक्सर क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।